हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वैल्यूएशन। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नेशनल इनकम का पार्ट 3 लाया हूं, जिस पार्ट 3 में हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है। राइट, नेशनल इनकम के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपके सामने ऑलरेडी ला चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक को मेंशन कर दूंगा। उन दोनों पार्ट्स को आप लोग जरूर देखना, जिन पार्ट्स में मैंने आपको समझाया है। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया है कि नेशनल इनकम को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसे निकालने के लिए या उसका मीनिंग अगर हमें समझना है तो उसके मीनिंग को समझने के लिए हमें जिन जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने उसमें समझाया है। पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को, और आज इस पार्ट 3 में हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, जिन 3 मेथड्स में पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड का नाम है इनकम मेथड और थर्ड मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है, इन तीनों मेथड से अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मेथड्स आए कहां से, इन मेथड्स का लॉजिक क्या है। तो इन मेथड से अगर हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो इन मेथड्स का लॉजिक सबसे पहला तो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर। राइट, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में एक बात देखी थी कि एक प्रोडक्शन सेक्टर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करके जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उसी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके मार्केट में सोल्ड करता है और मार्केट में सोल्ड करके वहां से वो पैसा कमाता है। राइट, तो एक प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू आउटपुट जनरेट किए गए, आउटपुट को जनरेट करने के लिए उसने पैसा खर्च किया, उसने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करी, उसने कोई भी रेंट पे किया, उसकी वर्कशॉप थी, उसका गोडाउन था, उसके लिए उसने कोई भी रेंट पे किया, उसकी प्रोडक्शन यूनिट ने कोई भी अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई हुई थी, वहां से उसने एक तरीके की इंटरेस्ट पे किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्शन यूनिट सबसे पहले पैसा खर्च करके फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, देन इन्हें प्रोड्यूस करने में वो जो भी फैक्टर पेमेंट्स को पे करती है, तो ये फैक्टर पेमेंट सेकंड पर्सन के लिए इनकम होती है। सेकंड पर्सन उस अपनी इनकम को कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च करता है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च करने से वो ही फाइनल गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज किसने प्रोड्यूस किए थे, प्रोडक्शन सेक्टर ने। राइट, तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन ने जनरेट किया इनकम को, इनकम ने जनरेट किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और कंजप्शन एक्सपेंडिचर ने अगेन जनरेट किया क्या, प्रोडक्शन को। राइट, प्रोडक्शन ने इनकम जनरेट करी, इनकम ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट किया और कंजप्शन एक्सपेंडिचर ने अगेन प्रोडक्शन को जनरेट किया। कैसे, एक पर्सन अगर पैसा खर्च करता है तो उसने वो ही उन्हीं आइटम्स को ही परचेस किया जो आइटम्स प्रोडक्शन यूनिट ने खर्च किए थे। राइट, तो ये सर्कल चलता गया चलता गया चलता गया, गुड्स प्रोड्यूस्ड होते गए, इनकम जनरेट होती गई और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते गए। राइट, तो यहीं से ही जहां आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है और एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड हो रहे हैं, तो यहीं से ही इन 3 मेथड्स का विस्तार हुआ। ये तीनों के तीनों मेथड्स प्रोड्यूस्ड हुए और जिन 3 मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, नेशनल इनकम को। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं विद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। राइट, आओ स्टार्ट करते हैं। हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है वैल्यू एडेड मेथड से, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। NNP at FC इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFIA। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए पहले डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करना। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम जो इनकम हमने अपने इंडिया में रहते हुए कमाई है, राइट, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है, प्लस उसमें उस इनकम को जोड़ देना जो इनकम हमने बाहरी देश से कमाई है। अब ये जो हमने डोमेस्टिक इनकम कमाई है, ये कमाई कैसे है, यहां आ जाओ।
GDP-MP से, जिसको एक और नाम दिया जाता है वैल्यू एडिड का, और ये वैल्यू एडिड कहलाता है समेशन ऑफ GVA-MP। ये जो वैल्यू एडिड है या ये जो समेशन ऑफ GVA-MP मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। मतलब क्या है कि जितने भी हमने फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया है, उन फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू में एडिशन होता चला गया, ध्यान से मेरी बातें सुनना, जितने भी हमने फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है, इन फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में डेफिनेटली हमने पहले इंटरमीडिएट गुड्स परचेस किए होंगे एज रॉ मटेरियल। उन रॉ मटेरियल्स को हमने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया, रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने से उनकी वैल्यूज में कोई ना कोई चेंज हुआ, तो जितना भी चेंज हुआ उस चेंज को ऐड करते चले जाओ, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो समझाता हूं, वीट जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी वैल्यू आज 500 रुपए की है। वीट में हमने ऐड कर दिए कितने? 200 रुपए। 200 रुपए ऐड करके आज हमारे पास क्या प्रोड्यूस्ड हुआ? फ्लोर, आटा। उस आटे को भी हमने कन्वर्ट किया किसमें? ब्रेड में। ब्रेड में कन्वर्ट करने से आज उस ब्रेड की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो ये जो ब्रेड माना जाएगा ये फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट माना जाएगा, और ये ब्रेड हमारा आउटपुट माना जाएगा। तो ये जो 200 रुपए है या ये जो 300 रुपए है, ये 200 रुपए किसने खर्च किए? मिलर ने। ये 300 रुपए किसने खर्च किए? बेकर ने। मिलर के थ्रू जो गुड्स जनरेट हुआ उसकी वैल्यू 200 रुपए से इंक्रीज हुई, बेकर के थ्रू जो गुड्स जनरेट हुआ उस गुड्स की वैल्यू 300 रुपए से जनरेट हुई। तो ये जो मैंने GVA-MP लिखा है, तो मतलब क्या है कि जो 200 रुपए की वैल्यू किसकी है? मिलर की, और जो 300 की वैल्यू है किसकी है? बेकर की। इनको आप सम करते चले जाओ, प्लस वीट के लिए लिख देते हैं फार्मर। फार्मर की वैल्यू कितनी है? फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू कितनी है? 500। तो इन तीनों की वैल्यूज का जो हम समेशन करते हैं वो कहलाता है क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इन तीनों की वैल्यू का समेशन जो हमने किया ये हमारा कहलाता है वैल्यू एडिड, जिसको कि हम GDP-MP भी कहते हैं। अब हमें निकालना है NDPFC। तो NDPFC को निकालने के लिए हमें नेट चाहिए, तो नेट चाहिए तो डेप्रीसिएशन तो माइनस करेंगे ही करेंगे। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाओ, राइट? तो यहां से हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम आई, इस डोमेस्टिक इनकम में हमने बाहरी देश की इनकम को जोड़ दिया, बाहरी देश से जो हमने पैसा कमाया हमारी क्या आ गई? NNPFC। अब ये जो GDP-MP आया है, इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है, GDP-MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पहले तो मैं आपको समझाता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यह है कि जो करंट ईयर में हमने गुड्स प्रोड्यूस्ड किए हैं, चाहे बिके हों या ना बिके हों, जो हमने करंट ईयर में गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उन सभी गुड्स की वैल्यूज को हम क्या नाम देते हैं? इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट का। जैसे हमारे पास ऐसे समझ लो, ईयर की स्टार्टिंग में 500 रुपीस का क्या था? ओपनिंग स्टॉक। और 2000 रुपीस के हमने गुड्स क्या किए? प्रोड्यूस्ड, राइट? इसमें से 1800 रुपीस के हमने गुड्स क्या कर दिए? सोल्ड। अब तुम खुद सोचो, टोटल गुड्स हमारे पास अवेलेबल कितने हुए? 2500 के।
₹2500 के गुड्स में से 1800 के गुड्स हमने बेच दिए, तो आज हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो ₹700 का बचा, कि हमारा ₹700 का माल बिक नहीं पाया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए आप ध्यान से देखना मेरी बात को, हमने कितने तक का माल बेचा? 1800 का। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है, सॉरी चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 1800 में 700 का क्लोजिंग स्टॉक ऐड करा, ओपनिंग स्टॉक 500 का माइनस करा, कितना आ गया? 1800 प्लस 200, दैट मीन्स 2000। और 2000 का माल हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया था। तो हमेशा याद रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ही क्या होता है कि जितने का माल, यानी कि जितने रुपए का फाइनल गुड्स हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया है, उस फाइनल गुड्स की वैल्यूज को हम क्या नाम देते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो मैंने सेल लिखा है, अगर आपके सामने क्वेश्चन में क्या आ जाए? डोमेस्टिक सेल। तो डोमेस्टिक सेल का मतलब है कि जो हमने माल बेचा है वो माल हमने सिर्फ इंडिया के अंदर बेचा है, प्लस एक्सपोर्ट। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? एक्सपोर्ट, राइट। यानी कि जो हमने बाहरी देश में भी जो माल बेचा है, क्यों? क्योंकि हमें निकालनी ही क्या है? नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को आप ऐड कर देना, क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। इवन ये जो सेल्स अगर लिखी होती है तो सेल से पहले अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं है तो सेल में एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड माना जाता है, याद रखना। लेकिन अगर सेल से पहले डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है तो डोमेस्टिक सेल में आप एक्सपोर्ट को ऐड कर देना, ठीक। उसके बाद आप ऐड करोगे यहां क्या? प्लस चेंज इन स्टॉक को। कभी कभी आपके सामने सेल की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं होती, तो सेल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इंटू रेट पर यूनिट। क्वांटिटी सोल्ड लिख लेना कि जितनी क्वांटिटीज में हमने गुड्स को बेचा प्लस मल्टीप्लाई जिस रेट से हमने बेचा, वो हमारी क्या आ गई? सेल की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या चाहिए? इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे आती है? इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब ही क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे थे, उन इंटरमीडिएट गुड्स की जो परचेजिंग वैल्यू है, जितने में हमने उन्हें परचेज किया था, उसे हटा दो, राइट। उसे हटा दो कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हमने हटा दिया। और वैल्यू एडेड मेथड भी यही बात कहता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज में आपने और फर्दर जिस वैल्यूज के गुड्स को ऐड करके फाइनल गुड्स की वैल्यूज को जनरेट किया है, तो उन फर्दर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू में का समेशन ही कहलाता है क्या? वैल्यू एडेड। तो यानी कि सीधी सी बात है, 500 में हमने 500 की वैल्यू को ऐड करा, तभी जाके तो हमारे पास 1000 रुपए की क्या आई? क्या आई? फाइनल गुड्स की वैल्यू, राइट। तो ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन का नाम देते हैं। और अगर ये भी फ्रॉम डोमेस्टिक लिखा हो क्वेश्चन में, तो अगर ये डोमेस्टिक लिखा हो तो इस परचेज में इंपोर्ट को ऐड कर देना। डोमेस्टिक का मतलब है कि जो हमने माल अपने इंडिया के अंदर परचेज किया प्लस जो इंडिया से बाहर परचेज किया, राइट। तो ऐसे ऐसे हमारी इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यूज आती है, राइट। तो अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड से एनएनपीएफसी को फाइंड आउट करना है तो आप पहले एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करना, एनडीपीएफसी में आप एनएफआईए जोड़ना, एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करना है। एनडीपीएफसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको जीडीपीएमपी की जरूरत पड़ेगी। जीडीपीएमपी का मतलब ही क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। तो आप डायरेक्टली यहां पे जीडीपीएमपी लिख के इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। आप ये चीज नहीं है कि पहले जीडीपीएमपी को इक्वल रखोगे वैल्यू एडेड के, फिर वैल्यू एडेड अलग से आप फाइंड आउट करके दिखाओगे। आप डायरेक्टली जीडीपीएमपी को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैसे कैसे फाइंड आउट होता है, राइट। तो यहां मैंने आपको समझाया कि वैल्यू एडेड मेथड से हमने नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट किया। अब चलते हैं इसकी कुछ प्रिकॉशंस की तरफ, राइट। जिन प्रिकॉशंस को भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वैल्यू एडेड मेथड को हमें फॉलो करना है तो वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हमें किन किन सावधानियों का सामना करना है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, राइट। पहले बोर्ड क्लियर करते हैं, देन उसके बाद इस वीडियो को आगे
कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडिड मेथड का यूज करना है तो किन किन सावधानियों का सामना करना पड़ेगा। सावधानियां बहुत जरूरी हैं, ठीक है, तो सावधानियों को तो हमें फॉलो करना है ताकि हमारा आंसर गलत ना हो जाए। आ जाओ, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहला आता है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। जरूर याद रखना, नेशनल इनकम में जो शामिल किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही शामिल किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं करना। अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप शामिल कर दोगे तो वो डबल काउंटिंग इफेक्ट माना जाएगा, राइट। मेरी बातें बड़ी ध्यान से समझना। व्हीट इंटरमीडिएट गुड्स था क्योंकि व्हीट अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट करके आटे में कन्वर्ट होगा, आटा बन गया। आटा भी इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि आटा अपनी आइडेंटिटी को कन्वर्ट करके क्या रोटी में बनेगा या ब्रेड में बनेगा, ब्रेड में कन्वर्ट होगा। तो आटा इंटरमीडिएट गुड्स, व्हीट इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। अब अगर आप इन सभी की वैल्यूज को सम करते चले जाओगे तो क्या होगा, इसकी तो वैल्यू पता ना कितनी सारी पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ना इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ना शामिल कर देना। अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल कर दोगे फिर तो बिल्कुल ही नाश हो जाएगा। आपको अगर नेशनल इनकम को जज करना है या कैलकुलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। तो फाइनल गुड्स क्या था, गेहूं से क्या बना, ब्रेड। ब्रेड की वैल्यू कितनी है, 1000, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 को ही शामिल किया जाएगा, कहां, नेशनल इनकम में, राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। अगर शामिल कर लिया जाता है तो वो डबल काउंटिंग इफेक्ट माना जाता है, जो मैंने यहां पे सामने लिख के समझाया भी है कि अगर व्हीट की वैल्यू 500 थी, आटे की 700, ब्रेड की 1000, तो इन तीनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो भैया वैल्यू क्या आ गई, 2200। तो यही माना जाता है डबल काउंटिंग इफेक्ट, राइट। तो डबल काउंटिंग इफेक्ट से अगर आपको प्रॉब्लम अराइज होती है तो हमेशा प्रॉब्लम तभी अराइज होगी कि जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी नेशनल इनकम में शामिल कर दोगे, राइट। आगे चलते हैं। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को जब आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो उस समय भी इनकी वैल्यूज को शामिल नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज को तभी शामिल कर लिया गया था जब इन गुड्स को प्रोड्यूस्ड किया गया था, राइट। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने में और बेचने में अगर कोई भी कमीशन या कोई भी ब्रोकरेज हम पे करते हैं या हमें मिलता है तो उस कमीशन या ब्रोकरेज की वैल्यू को डेफिनेटली शामिल किया जाएगा। हमने कोई भी सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, राइट। सेल्फ कंजप्शन का मतलब क्या है कि घर की ही हाउसवाइफ घर में अगर कोई भी काम करती हैं तो उनकी तो वो जो भी सर्विसेज कहलाती है वो सर्विसेज कहलाती है सेल्फ सर्विसेज। तो उस सर्विसेज की वैल्यूज को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर हम कोई भी बाहर से कोई भी सर्विसेज रिसीव करते हैं, जैसे हमारे घर में मेड आती है, मेड से हमने कोई भी सर्विसेज रिसीव की, उसके बदले में कोई भी अमाउंट पे किया, हमने कोई भी, हमारे बच्चे कोचिंग क्लासेस जाते हैं वहां से अगर हमने कोई भी सर्विसेज रिसीव की, राइट, सर्विसेज रिसीव करने के अगेंस्ट में हमने कोई भी पैसा पे किया, तो इन सब चीजों की तो वैल्यू को आप डेफिनेटली नेशनल इनकम में शामिल करोगे। लेकिन हमने कोई भी, राइट, सर्विसेज को अपने खुद की कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस किया है तो उसे कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, राइट। लेकिन हाँ, अगर किसी गुड्स को हमने प्रोड्यूस किया है सेल्फ कंजप्शन के लिए, हमने 10 एसी प्रोड्यूस किए, 10 एसी में से एक एसी अपने घर पे लेके चले गए, 9 एसी मार्केट में बेच दिए, तो वो जो एक एसी हम अपने घर पे लेके गए अगर उसे घर पे लेके ना जाते तो मार्केट में ना बेचते। तो इसलिए जो हमने एक एसी घर पे लेके आए हैं वो एसी भी कैसे, इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ही बना है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वहां पे भी गुड्स का फ्लो हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं अपने खुद की कंजप्शन के लिए भी तो भी उसकी वैल्यू को शामिल किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमने 10 एसी को प्रोड्यूस किया, उन 10 एसी की वैल्यू मान लो 2.5 लाख बनती है, तो 2.5 लाख रुपए की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है तो उसे शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि उस केस में गुड्स का करंटली फ्लो हो रहा होता है। ठीक है जी।
ये भी मैंने समझा दिया आपको। आगे चलते हैं, इंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस। एक इंसान अपने खुद के घर में रहता है, खुद के घर में रहते हुए भी अगर वो कोई भी सर्विसेज रिसीव करता है, राइट, तो उन सर्विसेज को रिसीव करने के बदले में उसे जो भी रेंट पे करना होता है उसे इंप्यूटेड रेंट का नाम दिया जाता है, राइट। जैसे कोई भी एक इंसान रेंट पर रहता है तो वो उस घर को यूज करने के लिए तो कोई भी रेंट पे करता ही करता है, लेकिन उस घर के साथ साथ अगर वो एनी अदर कोई भी सर्विसेज रिसीव करता है उसके लिए भी वो पर्सन क्या चीज, रेंट पे करता है, राइट। तो यानी कि एक पर्सन के थ्रू जिस घर को यूज किया गया उसके लिए रेंट पे किया गया, प्लस उस घर को यूज करने के लिए कोई भी अगर उसने मेंटेनेंस चार्जेस पे किए हैं तो उस मेंटेनेंस चार्जेस को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। सिमिलरली एक पर्सन अगर अपने खुद के घर में रहता है, खुद के घर में रहते हुए भी अगर कोई भी सर्विसेज रिसीव करता है एज जिसके लिए वो मेंटेनेंस चार्जेस पे करता है तो उसे इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट का नाम दिया जाता है या इंप्यूटेड रेंट का नाम दिया जाता है, तो उसे भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। आपने कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को बेचा है या फिर परचेज किया है तो इनकी वैल्यूज को भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इनका करंटली फ्लो नहीं होता, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए यहां इनका करंटली फ्लो नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहे, इसलिए इनकी वैल्यूज को भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को खरीदने बेचने में कोई भी कमीशन पे हुआ है या रिसीव हुआ है, कोई ब्रोकरेज पे हुई है या रिसीव हुई है, उसकी वैल्यू को डेफिनेटली नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर वैल्यू एडिड मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो किन किन सावधानियों को हमें ध्यान रखना है, राइट। इसी के बाद, इसी वीडियो के बाद एक और नई वीडियो लेके आऊंगा, जिस नई वीडियो में हम समझेंगे कि वैल्यू एडिड मेथड से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके हम नेशनल इनकम को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इस वीडियो को देखने के बाद नेशनल इनकम के फोर्थ पार्ट को भी आप लोग जरूर देखना, जिसमें हम लोग समझेंगे कि वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय या विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।